Hello students, my name is Nikhil Saini and I am in front of you with another video of this series Fundamental Rights. तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को पढ़ने से पहले हम इसको हिस्टोरिकल और सोशल सेंस में देखेंगे कि इसकी जेनेसिस कहाँ से हुई। तो आइए चलते हैं वैदिक एज के अंदर। तो वैदिक एज के अंदर जो है 4 वर्ण बनाए गए। सबसे पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्ण की जो क्लासिफिकेशन की गई वो किस बेसिस पे की गई होगी? जी नहीं, बर्थ इनका बेसिस नहीं था, इनका बेसिस था ऑक्यूपेशन। तो इन्हें ऑक्यूपेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। मतलब कि जो भगवान की पूजा कर रहे थे उन्हें ब्राह्मण्स के अंदर कंसिडर किया गया, जो वॉरियर क्लास थे उन्हें क्षत्रिय के अंदर कंसिडर किया गया, फार्मर्स और ट्रेडर ग्रुप को जो है वैश्य के अंदर कंसिडर किया गया, और शूद्रास के अंदर कंसिडर किया जो मिनिमलिस्टिक वर्क करते थे जैसे कि साफ सफाई और बाकी सब। तो अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि ये ऑक्यूपेशन के बेसिस में। तो बच्चों, जब तक ऑक्यूपेशन के बेसिस में कोई दिक्कत थी भी नहीं ना आज होती, बट दिक्कत तब अराइज हुई जब क्या हुआ, इसे कार्टेल बनाने की कोशिश की। सो एवरीवन डिसाइडेड दैट व्हाट दे विल डू इज दे विल सिक्योर देयर बिजनेस। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो सिक्योरिटी की दिक्कत आने लगी, तो एक कार्टेल बनाया गया कि जो है इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होंगी, इंट्रा कास्ट ही होंगी। आपस में ही जो है उसी कास्ट के मेंबर्स जो है एक दूसरे के घर में शादियां करेंगे, एक दूसरे के साथ ही खाना खाएंगे। तो ये दिक्कत जो की, इसकी वजह से हायरार्की क्रिएट हो गई कास्ट के अंदर। तो अब जो पहले सिंपल क्लासिफिकेशन था वो हायरार्की में बदल गया। प्रॉब्लमेटिक था ये, और उसी की वजह से क्या है, डिस्क्रिमिनेशन अराइज हुआ। अब धीरे धीरे चलते चलते क्या हुआ, शूद्रास जो थे वो साफ सफाई का काम करते थे, तो उन्हें पल्यूटिंग नेचर का मान लिया गया। मतलब कि वो साफ सफाई करते हैं तो हम उनके कांटेक्ट में आएंगे, उनसे मिलेंगे जुलेंगे, खाना खाएंगे, और यहां तक कि अगर उनकी परछाई भी हमारे ऊपर गिर गई तो हम पल्यूट हो जाएंगे। कोई सेंस नहीं है इस बात का। तो इसी तरीके की चीजों को हटाने के लिए हमारे भारत के अंदर सबसे पहली प्राथमिकता थी कि इसको अबॉलिश किया जाए, खत्म किया जाए, जो कि आर्टिकल 17 के रूप में आया, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दिया। तो आइए पढ़ते हैं आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 में फर्स्ट प्रोविजन इज दैट अनटचेबिलिटी इज नाउ अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। उसको जो है अब खारिज कर दिया गया। दूसरी चीज इसमें बताई गई कि ये पनिशेबल ऑफेंस होगा, और उन्हें पनिश करने के लिए पार्लियामेंट को पावर दी गई लॉ बनाने की। अगेन आई एम सेइंग इट, पार्लियामेंट को, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। तो इस चीज पे लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है अंडर आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या है वो भी हम इसी सीरीज के अंदर पढ़ेंगे। इसमें एक और पॉइंट जो है आपको नोटिस करने की जरूरत है, वो ये है कि इस आर्टिकल के अंदर कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई अनटचेबिलिटी। तो अब आप बोलेंगे सर इतनी देर से तो आप बोल रहे थे अनटचेबिलिटी, पॉल्यूटिंग एंड ऑल दैट थिंग, नाउ व्हाट हैपेंड? सो बच्चों, जब मैं जो चीज बोलता हूं या आप जो बोलते हैं उसकी कोई अथॉरिटी नहीं। अथॉरिटी कब आती है किसी डेफिनेशन में? या तो वो पार्लियामेंट द्वारा दिया गया हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई ऑर्डर पास करे। आपके और मेरे बोलने से उसमें कोई भी अथॉरिटी नहीं आएगी। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्या इसमें केस था? इसमें केस था देवी राजिया वर्सेस पद्म मन्ना केस 1958। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये जो चीज है ये आपके बर्थ के बेसिस पे डिसाइड होती है। अनटचेबिलिटी इज दैट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस विच इज डन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ इन अ पर्टिकुलर कास्ट। अब इसमें क्या इंक्लूड नहीं हुआ? अगर कोई उद्दंडी बालक है और उसने समाज में ऐसा कोई आतंक मचाया जिसकी वजह से उसे समाज बाहर कर दिया गया, जिसको हम सोशल बॉयकॉट भी बोलते हैं, और देसी भाषा में जिसको बोला जाता है हुक्का पानी बंद कर देना, तो वो अनटचेबिलिटी के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो आपने कर्म वैसे किए, इसके लिए आप वो चीज जो है परेशानी झेल रहे। तो इसलिए ये साफ साफ बोल दिया गया। इवन मैसूर हाईकोर्ट ने भी ये जो है अपने जजमेंट में कहा कि आप इसे लिटरल सेंस में ना ले, ग्रामेटिकल सेंस में ना ले, इसका मतलब है सोशल और हिस्टोरिकल प्रैक्टिस जो इंडिया में की गई। ठीक, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब क्या लॉज बनाए पार्लियामेंट ने? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है उसका नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो ये इसका ओरिजिनल नाम नहीं था, इसका ओरिजिनल नाम था द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, जिसको चेंज कर दिया गया इस नाम में 1976 के अंदर। तो आइए पढ़ते हैं कि क्या क्या पनिशेबल ऑफेंस हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला है डिनायल ऑफ एडमिशन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। हॉस्टल हो गया, स्कूल्स हो गई, हॉस्पिटल्स हो गया।
अगर ऐसी जगह जो है आने से मना कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे एक पनिशेबल ऑफेंस बोला जाएगा। दूसरी चीज, डिनायल ऑफ एंट्री इन पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? क्या मैंने कोई मंदिर बनाया वो पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप में आएगा? जी हाँ, आ सकता है। कैसे आएगा? अगर मैंने मंदिर बनाया है और मैंने उस मंदिर को सभी लोगों के लिए ओपन कर दिया है एक्सेप्ट फॉर अ पर्टिकुलर कास्ट, तो वो पब्लिक प्लेस के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो उसके अंडर भी क्या हो सकता है, मुझे पनिश किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डिनायल टू एनी शॉप। अब शॉप के अंदर सारी चीजें आ गई, होटल आ गए, रेस्टोरेंट्स आ गए, कोई भी पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह भी आ गई, जैसे कि कोई ग्राउंड हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, उसके अलावा कोई थिएटर हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, तो ये सारी चीजें उसके अंडर आ गई। और उसके अलावा एक और चीज है, वो है सर्विस। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर फॉर एग्जाम्पल बार बार ये मना कर दे कि मैं इस इंसान के बाल नहीं काटूंगा जस्ट बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कास्ट, देन ही और शी विल बी पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, उन्हें पनिश किया जाएगा। अब इसके अंदर 1976 में जो है 3 और चीजें इंक्लूड कर दी गई, जिसकी वजह से ये लॉ और ज्यादा अपने आप में स्ट्रांग हो गया। फर्स्ट, इंसल्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो अगर किसी शेड्यूल कास्ट के मेंबर की इंसल्ट की जाए तो वो भी पनिशेबल है। नेक्स्ट कम्स प्रीचिंग, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर मैं सीधे तौर पे ये या फिर किसी और तरीके से ये बताने की कोशिश करूं कि आपको अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की करनी चाहिए, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, तो मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है जस्टिफाई। अब इसको कोई तरीके से जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, पर हम क्या है, हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान में तर्क की कमी नहीं है। तो अगर कोई इंसान ऐसा भी कोई तर्क लेके आ सकता है कि भाई ये जो अनटचेबिलिटी है होनी चाहिए, तो इसलिए इसे पहले ही पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया है कि अगर कोई ऐसा इंसान उठ के आता है कल को जो ऐसा कोई तर्क लाता है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, कास्ट सिस्टम, फिलोसॉफी और एनीथिंग, तो वो क्या है, पनिशेबल ऑफेंस गिना जाएगा। चलिए आगे चलते। अब इस पे सैंक्शंस क्या लगेंगे? तो सैंक्शंस होंगे इसके अंदर 1 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक। अब अगर पहली बार किसी ने कोई ऑफेंडर है तो उसे 1 महीने से लेके 6 महीने तक सजा हो सकती है। अगर दोबारा वो इंसान पकड़ा गया तो 6 महीने से 12 महीने तक, और अगर फिर से वो नहीं बाज आ रहा तो उसे क्या है, 12 महीने से 24 महीने तक की सजा दी जा सकती है। फाइन्स कितने लग सकते हैं? फाइन लग सकते हैं उस पर 100 रुपीज से लेके 1000 रुपीज तक। फिर एक इंपॉर्टेंट सैंक्शन जो है वो है कि उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा किसी भी प्रकार का जो है इलेक्शन लड़ने से। ना वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ सकता है और ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक। उसके अलावा और ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए इसे कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बताया गया। कॉग्निजेबल क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई जाता है पुलिस के पास कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो पुलिस क्या है उस समय पे बाध्य नहीं है कि वो क्या लेके आए, वारंट लेके आए मैजिस्ट्रेट्स। वो विदाउट वारंट उस पर्टिकुलर इंसान को क्या है, अरेस्ट कर सकते। नाउ नॉन कंपाउंडेबल, अगर ऐसी कोई गतिविधि हो गई, एक्ट हो गया, और फिर वो इंसान सोचे कि मैं तो बाहर कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लूंगा, ना 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 ना, अब कोर्ट के बाहर कुछ नहीं होगा। अब जो है कोर्ट के अंदर ही देखा जाएगा, क्योंकि ये कोर्ट के सामने केस आ चुका है और ये नॉन कंपाउंडेबल है इन नेचर, तो नो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इन इट। ठीक। तो इसके अंदर हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक you very much. See you in the next lecture that will be upon Article 18.